औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय सेल्फ अली गिलानी। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िक़्ह को डिस्कस किया, तो फ़िक़्ह की डिस्कस करने में जो हमने टेक्निकल डिफिनेशन हमने इस फ़िक़्ह की स्टडी की थी, उसमें जो लास्ट पोर्शन था वो ये था कि ये जितने भी लीगल अहकाम हैं, लीगल रूल्स हैं, जिनको हम जो हमारे कंडक्ट से रिलेटेड हैं, उनकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं फ़िक़्ह। लेकिन ये जो लीगल रूल्स हमारे पास आए हैं वो एक स्पेसिफ़िक एविडेंस से आने चाहिए। तो उसमें एक पोर्शन था जो था एविडेंस का, और हमने कहा था कि जो एविडेंस का पोर्शन है इसको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये समझ लें कि जो एविडेंस है इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यूज़ टाइप। अगर आपका कोई पेपर दे रहा है तो उसमें ये एक मस्ट टॉपिक है। सो आज हम स्टडी करेंगे एविडेंस को। एविडेंस की सबसे पहले एक ब्रीफ सी डिफिनेशन है, वो ये है कि इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ अ लॉ ऑन विच अ लीगल आंसर रिलाइज और आर्ग्यूमेंट इज़ बेस्ड। ये हाईलाइट नहीं हो रहा, एक सेकंड जी, अब हो गया। एविडेंस वो पोर्शन है लॉ का जिसके ऊपर आपका कोई लीगल आंसर है, आपका कोई भी जस्टिफिकेशन है, वो रिलाई कर रही होती है, सबूत है बेसिकली, उसको हम क्या कहते हैं, वो एविडेंस। अब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि सबूत की क्या अहमियत है आपके किसी भी लीगल आर्ग्यूमेंट में। तो वो क्या होता है, वो एविडेंस होता है। ठीक है, अच्छा जी। एविडेंस को सबसे पहले हम जज करते हैं बेसिकली। अब आप ये कह सकते हैं कि एविडेंस को हम किन किन तरीक़ों से जज कर सकते हैं, या फिर एक एविडेंस किन किन चीज़ों पर बेस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एविडेंस बेस करता है उसके स्कोप के ऊपर, फिर वो बेस करता है उसकी क्लैरिटी के ऊपर, और तीसरा बेस करता है उसके ट्रांसमिशन के ऊपर। ये तीनों हम वन बाय वन भी स्टडी करेंगे। ठीक है, सो आपने थोड़ा सा इसको दिमाग को अपना खोल के इसको स्टडी करना है, और ये बड़ा कंसेप्चुअल सा एक टॉपिक भी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो स्कोप है, बेसिकली स्कोप हमें ये बताता है कि ये जो एक एविडेंस है हमारे पास, इसकी विड्थ क्या है, मतलब ये किस लेवल तक किसी भी चीज़ को कवर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्लीनलीनेस इज़ हाफ फेथ। ये एक एविडेंस हो गया। दूसरा बंदा ये कह रहा है कि फ़लानी बुक में, लेट सपोज़ फ़लानी हदीस की किताब है, उसकी फ़लानी आयत है, और उसकी फ़लानी मतलब हदीस नंबर है, और उस हदीस नंबर के अकॉर्डिंग फ़लाने रावी हैं, वो ये फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ है। तो आप बताएं आप कौन से वाले एविडेंस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, पहले वाले को जिसमें वो एक सिंपल हदीस है, या फिर दूसरा वाला जिसमें उसने एक पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, उसने रावी का नाम बताया है, उसने बुक का नाम बताया, उसने हदीस का नंबर बताया है, और उसके साथ उसने हदीस को भी कोट किया है। ऑफ कोर्स वी विल प्रेफर द सेकंड वन, क्योंकि उसमें डिटेल ज़्यादा है। ये चीज़ स्कोप है। स्कोप बेसिकली एज अ जनरल भी हो सकती है, और स्कोप एज अ स्पेसिफिक भी हो सकती है। ठीक है, एज अ जनरल की एग्जांपल क्या है कि क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ, ये एक जनरल बात करती है। स्पेसिफिक में अगर हम जाएंगे तो हम बोलेंगे कि फ़लानी किताब है, फ़लानी किताब में ये वाला हदीस नंबर है, इस हदीस नंबर में ये वाले रावी हैं, इन्होंने ये कोट किया है कि क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ। समझ में आया? मतलब जनरल में हमने एक जनरल तरीके से पूरी हदीस बता दी, और स्पेसिफिक में हम उसकी डेप्थ तक गए। ये हो गया एविडेंस में ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे क्लैरिटी के ऊपर। अच्छा, प्लीज़ ये बात भी याद रखें कि ये जो स्कोप है, ये अभी के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि स्कोप एज ए जनरल में जनरल बात है, और स्पेसिफिक में हमने बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है। लेकिन जैसे जैसे आप इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को आगे स्टडी करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल। ठीक है, लेकिन वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस 2 है, जो मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कुछ 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं, अब मुझे नहीं पता आप कब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस 1 है बेसिकली। उसमें आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि स्कोप एज ए जनरल एंड स्कोप एज स्पेसिफिक, इसमें क्या डिफरेंस है, दैट्स इट। और ये एविडेंस है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर आ गई होगी। सेकेंड एविडेंस को हम जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरिटी के बेस के ऊपर। क्लैरिटी हमें बताती है कि एविडेंस का मीनिंग क्या है,
ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक जो हमारे पास एविडेंस है उससे हम कितनी तरह से उसको इंटरप्रीट कर सकते हैं, उसको हम तशरीह कितने तरीके से उस एविडेंस की कर सकते हैं, वो होता है हमारे पास क्लैरिटी। क्लैरिटी की बेस के ऊपर मैं आपको ये जो भी पहली बात बताई है इसको मैं रिपीट करूँगा, ज़रा वेट करें। क्लैरिटी की बेस के ऊपर जो एविडेंस है, एविडेंस की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले डिफिनेटिव और दूसरा है प्रॉबेबल। क्लैरिटी की बेस के ऊपर जो डिफिनेटिव एविडेंस है उसको हम अरबिक में कहते हैं दलील कतई। ये मैंने लिखा भी हुआ है इधर, ठीक है। ये एक सेकंड, ये रहा दलील कतई। और प्रॉबेबल है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ज़न्नी है, इसको हम कहते हैं दलील ज़न्नी। अच्छा याद रख लें, एविडेंस को अरबिक में दलील कहते हैं, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। स्कोप आई होप आपको समझ आ गई होगा। अब हम बात कर रहे हैं एविडेंस की ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी की बेस के ऊपर में पता चलता है कि एक एविडेंस से हम कितनी ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं या कितनी बेस पर हम उसमें से चीज़ों को इंटरप्रीट कर सकते हैं। अगर एक एविडेंस से सिर्फ एक ही चीज़ से, अगर एक एविडेंस से सिर्फ एक ही तरह से इंटरप्रिटेशन हो सकती हो या किसी एक ही चीज़ की इंटरप्रिटेशन हो सकती हो, तो उस एविडेंस को हम कहेंगे कि ये डिफिनेटिव है। लेट सपोज क्या है कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। अब इसमें हमें क्या हुक्म मिल रहा है? हमें सिर्फ 5 वक्त की नमाज का ही हुक्म मिल रहा है, हमें इससे ज़्यादा और कोई हुक्म नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये हो गया, ये डिफिनेटिव है। दूसरा हमें हुक्म मिलता है कि आपने 7.5 तोला अगर आपके पास सोना है या सोने की मालियत है तो आपने उसके ऊपर 2.5% ज़कात देनी है। इसमें हमें बहुत क्लियर तरीके से हमें बताया गया है, और जो हमें बताया गया हम सिर्फ उसी की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम इसमें खुद से इंटरप्रिटेशन नहीं डाल सकते, ठीक है। सो बेसिकली डिफिनेटिव एविडेंस वो होता है विच हैज़ द पोटेंशियल ऑफ जस्ट वन इंटरप्रिटेशन और अ सिंगल इंटरप्रिटेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल एविडेंस, देन इट रेफर्स टू अ डिफिनेटिव दलील कतई, ठीक है। और दूसरा है प्रॉबेबल। प्रॉबेबल बेसिकली एविडेंस ऐसा होता है जिसमें से आप उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं या उसकी मल्टीपल डेरिवेशंस कर सकते हैं। प्रॉबेबल का मतलब डाउट नहीं है, ठीक है, इस बात को आप याद रख लें। यहाँ पे प्रॉबेबल का मतलब डाउट नहीं है। प्रॉबेबल का मतलब है, ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस से आप इधर अपनी इंग्लिश की इंटरप्रिटेशन अप्लाई नहीं करेंगे। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में एविडेंस एज अ प्रॉबेबल का मतलब ये है कि इस एविडेंस से हम मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। समझ में आई? प्रॉबेबल का मतलब डाउट कतई नहीं है, प्रॉबेबल का मतलब है मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, और ये क्लैरिटी के प्रॉबेबल की बात हो रही है, ठीक है। इसको भी याद रखें, ये क्लैरिटी का प्रॉबेबल है। ट्रांसमिशन का प्रॉबेबल कुछ और कहता है हमारे पास, ठीक है। मैंने इसलिए आपको कहा है कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। मैं दोबारा भी रिवाइज करूँगा। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि एविडेंस को सबसे पहले हम जज करते हैं स्कोप के ऊपर। स्कोप बेसिकली स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। जनरल में हम एक जनरल तरीके से बोलते हैं, लेट्स सपोज क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ, या फिर 5 वक्त की नमाज अदा करो, या फिर रमज़ान के महीने के रोज़े रखो। ये एक जनरल बात है। और स्कोप एज अ स्पेसिफिक में जिस वक्त हम जाएंगे तो हम बोलेंगे फ़लाने पारे की फ़लाने आयत है जिसमें ये फरमाया गया है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, या फिर 30 रोज़े रखने हैं रमज़ान के, या फिर 2.5% ज़कात देनी है। तो इसमें हम डेप्थ में चले गए, हमने उस आयत के अंदर मतलब हमने उसमें डेप्थ में गए कि कहाँ पे कौन से पारे में क्या चीज़ ये प्रेजेंट है, उसको कैसे हमें बताया गया। उसके बाद क्लैरिटी के ऊपर गए। क्लैरिटी हमें बताती है कि बेसिकली कोई भी चीज़ है वो उसके कितने मीनिंग्स हम उसमें से डिराइव कर सकते हैं। क्लैरिटी की बेस के ऊपर एविडेंस की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली है क्लैरिटी की बेस के ऊपर डिफिनेटिव एविडेंस, और दूसरी है प्रॉबेबल एविडेंस। डिफिनेटिव एविडेंस वो होता है कि जिसकी वजह से हम सिर्फ एक ही तरह की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं या उससे सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन डिराइव हो सकती है। और प्रॉबेबल वो होता है जिसमें से एक इंटरप्रिटेशन डिराइव नहीं होती बल्कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस डिराइव होती हैं। मैं सबसे पहले आपको
प्रॉबेबल एविडेंस की एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज ये है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दो, ये कुरान में ये लिखा गया है, ठीक है, चोरी करने वाले के हाथ काट दो। लेकिन उसमें ये नहीं हमें बताया गया कि चोरी करने वाले का हाथ हमने कहाँ से काटना है, मतलब हाथ हमने कलाई से उसका काटना है या बाजू से काटना है या पूरा उसका जो आर्म है वही काट देना है हमने, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया, ठीक है। तो अब उसकी जो इंटरप्रिटेशंस हमें की जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मुजतहिद और फ़कीह हैं, ये आगे डिफरेंस आएगा, मुजतहिद और फ़कीह में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपने याद रखना है। सो अभी के लिए आप इन टर्म्स को बस अपने दिमाग में रखें। जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने लेट्स सपोज की जो ये थी कि चोरी करने वाले का हाथ काट दो, उसको मुख्तलिफ़ तरीके से फिर उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया है। लेट्स सपोज अगर किसी ने थोड़ी मिकदार में चोरी की है तो उसकी 2 उंगलियां काटी गई हैं, अगर किसी ने डाका डाला है तो उसका पूरा का पूरा हाथ काटा गया है। ये मुख्तलिफ़ इंटरप्रिटेशंस हैं। क्यों? क्योंकि कुरान में इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया था। अगर कुरान में ये कहता ना कि चोरी करने वाले का हाथ बाजू समेत काट दो, या फिर लेट्स सपोज कि चोरी करने वाले का हाथ 1/3 पोर्शन में काट दो, तो फिर वो डिफिनेटिव में आ जाता, क्योंकि इसमें हमारे पास क्लियर इंडिकेशन हमें मिल चुकी थी कि हमने इसको ऐसे डील करना है। इसमें हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं दी गई हमें। इसी तरह ये है कि एक और है कि अगर तुम में से कोई लेट्स सपोज ये है कि इट इज़ नॉट ऑफ कोर्स कि ये मैं पैक्ट आयत का तर्जमा नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस तरह की एक आयत है, या अगर कोई झूठी कसम खाए तो उसको ये है कि मिस्कीनों को खाना खिला दे या कुछ दिनों के रोज़े रख ले, इस तरह से एक आयत है। अब इसमें हमारे पास यानी हमें चॉइस दी गई है, इसमें भी हम मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। तो ये वाला एविडेंस ये प्रॉबेबल हो गया, समझ में आई है। अच्छा, एक और बेसिकली आप याद रख लें कि जो डिफिनेटिव एविडेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करने के मुख्तलिफ बेसिकली आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। सबसे पहले ये है कि जो हमारे पास एविडेंस है उसमें कोई एक ख़ास नंबर लिखा हुआ होगा। लेट्स सपोज़ ये है कि अगर 30 बकरियां आपके पास हों तो उस पर एक बकरी आपने ज़कात पे देनी है। फॉर एवरी 30 गोट्स 1 गोट ईच फॉर ज़कात। तो इसमें 30 गोट्स के ऊपर एक गोट जो आपने ज़कात में देनी है, तो उसमें फिर आपने एक ही इंटरप्रिटेशन करनी है, आप उसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास डिफिनेटिव चीज़ आ गई है। या फिर यह है कि रमज़ान में आपने फ़ास्टिंग करनी है, तो रमज़ान में जो फ़ास्टिंग करनी है उसमें से अब आप क्या मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आप उसमें से डिराइव करेंगे, आप नहीं कर सकते उसमें से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आगे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बहुत पड़ी हुई है, मेन आपको कॉन्सेप्ट देना था, एंड आई होप आपको मिल गया होगा वो वाली बात जी। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ सिंगल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस पर मेरे से कांटेक्ट कर लें, ठीक है, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ से है ना, ये क्लैरिटी की बेस पर डिफिनेटिव है। डिफिनेटिव इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इंटरप्रिटेशन, और जो प्रॉबेबल है इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की इसमें पोटेंशियल होती है, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखिए मैंने हाईलाइट की हुई है ये वाली बात कि एक सेकेंड है, जस्ट प्रॉब्लम विद दिस। हाँ, कीप इन माइंड दैट प्रॉबेबल डजंट मीन डाउट। प्रॉबेबल का मतलब डाउट नहीं है, इसका मतलब है कि प्रॉबेबल एविडेंस से हम मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस डिराइव कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉबेबल एविडेंस में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस देने की पॉसिबिलिटी होती है, इस वजह से हमने इसको प्रॉबेबल कहा है, ठीक है। एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी इसमें कोटेड हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था हम एविडेंस को जज करते हैं 3 तरीक़ों से। पहला था स्कोप, दूसरा था क्लैरिटी, और तीसरा अब हमारे पास वो है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हमें ये बताता है कि जो एविडेंस है जिसको हम कोट कर रहे हैं, एविडेंस हमारे पास किस तरीके से पहुँचा है, ठीक है। किस तरीके से पहुंचा मतलब क्या उस एविडेंस में किसी इंसानी मुदाखलत तो नहीं थी। इंसानी मुदाखलत से मतलब है कि किसी इंसान ने उस एविडेंस में कुछ चेंज तो नहीं किया। कीप इन माइंड, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जो मेन एविडेंसेस होते हैं वो 2 हैं। पहला है कुरान और दूसरा है सुन्ना। सुन्ना में बेसिकली हदीस भी आ जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात भी आ जाता है, एक्शंस भी आ जाते हैं, फिज़िकल एक्ट्स भी आ जाते हैं, वो सब कुछ आ जाता है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के जो मेन 2 एविडेंसेस हैं वो कुरान और सुन्ना है, हम सिर्फ उनको डील करते हैं। 2 और भी बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन मेन हमारे पास ये 2 हैं, सो हम उनको कोट करेंगे इसमें। ट्रांसमिशन हमें ये बताती है कि ये जो हमारे ये 2 एविडेंसेस हैं, क्या ये हमारे पास
जिस तरह नाजिल किए गए थे या जिस तरह नबी करीम ने बोले बताए उसी तरह हम तक पहुँचे, या इसमें किसी ने कुछ चेंजिंग भी की है। तो उसके बेस के ऊपर जिस वक्त हम एक एविडेंस को जज करेंगे तो वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये जो ट्रांसमिशन की बेस के ऊपर एक एविडेंस है उसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। जिस तरह क्लैरिटी की बेस के ऊपर डिफिनेटिव और प्रॉबेबल, इसी तरह ट्रांसमिशन की बेस के ऊपर भी डिफिनेटिव और प्रॉबेबल है। मैंने आपको बताया था कि क्लैरिटी की बेस के ऊपर जो प्रॉबेबल है, प्रॉबेबल का मतलब डाउट नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरिटी, लेकिन ट्रांसमिशन की बेस के ऊपर जो प्रॉबेबल है उसका मतलब डाउट होता है। कीप इन माइंड, ठीक है। सबसे पहले अब हम कहते हैं डिफिनेटिव ट्रांसमिशन ऑफ एन एविडेंस। द ट्रांसमिशन ऑन विच नो लिंक इज ब्रोकन इन द स्ट्रेट चेन इज इंटैक्ट इज कॉल्ड एज अ डिफिनेटिव ट्रांसमिशन। वो ट्रांसमिशन का ज़रिया या ट्रांसमिशन का वो वाला एविडेंस जो हमारे पास जिस तरह नाजिल हुआ या जिस तरह नबी ने बोला इसी तरीके से हमारे पास पहुंचा है, उसमें कोई भी हमें ये डाउट ही नहीं है कि इसमें कोई भी रद्दोबदल की गई है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डिफिनेटिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, या फिर ये ट्रांसमिशन की बेस के ऊपर ये जो एविडेंस है ये डिफिनेटिव है। ठीक है, समझ में आई? वो एविडेंस जो हमारे पास जैसा नाजिल किया गया या जैसा हमारे नबी ने बोला इसी तरह हमारे तक पहुंचा है, उसमें से कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं की गई, तो उस एविडेंस को हम बोलेंगे कि ये एविडेंस है डिफिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। समझ में आई? अब हम चलते हैं सबसे पहले इसी के कंपैरिजन में प्रॉबेबल की तरफ चलते हैं। प्रॉबेबल एविडेंस वो होता है जिसमें हमें कोई डाउट हो कि नबी ने जो बात कही है वो हम तक पहुंचने में हो सकता है कि कोई लिंक ब्रोक किया गया हो, मतलब कोई ना कोई सहाबी मिसिंग हो जिसने इस हदीस को कोट किया गया हो, या फिर ये है कि ज़ईफ़ हदीस का तो आपको पता होगा, तो ये ज़ईफ़ हदीस वाली जो बात होती है वो इसमें कोट की जाती है। अब आपने सोचा होगा कि मैंने डिफिनेटिव में तो कुरान का ज़िक्र किया लेकिन प्रॉबेबल में कुरान का ज़िक्र नहीं किया, क्यों? बिकॉज़ कुरान जो है वो ये तमाम जितने भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के स्कॉलर्स हैं, मुज्तहिद हैं, फ़क़ीह हैं, उनका इस चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर कंसेंसस है कि कुरान का एक एक वर्ड जो है वो जैसे हमारे ऊपर नाज़िल हुआ था इसी तरह हमारे तक पहुंचा है, इसमें से एक वर्ड की भी चेंजिंग नहीं है हमारे पास। इस वजह से हम कुरान को कहते ही हैं डिफिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। कुरान की एक लाइन भी प्रॉबेबल नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। समझ में आई है? कुरान फ्रॉम इट्स फर्स्ट वर्ड टू इट्स लास्ट वर्ड इज़ डिफिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। ये लाइन याद रखनी। नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ कुरान इज़ प्रॉबेबल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। इस बात को भी याद रख लें। समझ में आई? अब सुन्नत की तरफ हम जाएंगे, हदीस की तरफ जाएंगे, तो हदीस का कुछ हिस्सा जो है जो डिफिनेटिव है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। हदीस का कोई एक हदीस को बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमने हदीस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हदीस का वो पार्ट है जो डिफिनेटिव है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, और एक है जो है हदीस का वो हिस्सा जो हमारे पास डिफिनेटिव नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, उसमें कुछ ना कुछ सहाबी मिसिंग होंगे या लिंक ब्रोकन होगा। ठीक है, सो कंक्लूजन में आपको बताता हूँ। कुरान फर्स्ट वर्ड से लेकर ये कंक्लूजन, ये यहाँ पे कंक्लूजन की बात आ गई है, ठीक है। कुरान अपने फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक डिफिनेटिव है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। कुरान फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक इसका एक वर्ड भी ऐसा नहीं है कि जो ट्रांसमिशन की बेस के ऊपर प्रॉबेबल हो, ठीक है। कुरान ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन इज़ ओनली डिफिनेटिव। समझ में आई? सुन्नत या हदीस आप इसको कह लें, वो ट्रांसमिशन की बेस के ऊपर डिफिनेटिव भी है और प्रॉबेबल भी है। हदीस का कुछ हिस्सा हमारे पास डिफिनेटिव है, मतलब उसमें कोई भी लिंक ब्रोकन नहीं था, जिस तरह नबी ने कही इसी तरह हमारे पास पहुंची है, वो अगर डिफिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। और हदीस का कुछ हिस्सा ऐसा है जो लिंक ब्रोकन के तौर के ऊपर हमारे पास पहुँचा है, उसमें हमें डाउट भी है, तो वो आ गया प्रॉबेबल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। समझ में आ गई है? अब क्लैरिटी की तरफ हम चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरिटी जो है ना, क्लैरिटी में क्या बताता था कि मीनिंग्स कितने डिराइव हो सकते हैं। क्लैरिटी की बेस के ऊपर कुरान डिफिनेटिव भी है, कुरान प्रॉबेबल भी है। इसकी एग्जांपल क्या थी? चोरी करने वाले का हाथ काट दो, इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस डिराइव हो रही थी, तो ये क्लैरिटी की बेस के ऊपर कुरान क्या हो गया? ये प्रॉबेबल हो गया।
रमज़ान के 30 रोज़े रखो या 30 बकरियों पर एक बकरी ज़कात है, ये डिफिनेटिव है ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरिटी। जबकि सुन्नत है, सुन्नत भी क्लैरिटी की बेस के ऊपर डिफिनेटिव भी है, प्रॉबेबल भी है। समझ में आई है? नाउ रिमेंबर दीज 4 थिंग्स। कुरान इज़ डिफिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरिटी, Quran is definitive on the basis of transmission, Quran is probable on the basis of clarity, Quran is not probable on the basis of transmission। ये 4 लाइंस आपने कुरान के ऊपर याद रखनी है। और सुन्नत के ऊपर ये है कि सुन्नत इज़ डिफिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, सुन्नत इज़ डिफिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरिटी, सुन्नत इज़ probable on the basis of clarity, and sunnat is probable on the basis of transmission। I hope you got it।